ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे वो सॉफ्ट नहीं होगा, मीन्स हाई टेम्परेचर में अपना हार्डनेस को बचा के रखेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कल ही डिस्कस कर रहे थे, हॉट हार्डनेस। तो ऑप्शन हो यस। जाएगा फोर्थ नंबर का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील बिलोंग्स टू दी फॉलोइंग कैटेगरी। माइल्ड स्टील जो है हमारा किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। माइल्ड स्टील का परसेंटेज कितना होता है, 0.15 टू 0.30। और ये हमारा लो कार्बन स्टील के रेंज में आता है, क्योंकि लो कार्बन स्टील का कितना होता है, अप टू 0.3%। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, लो कार्बन। 5 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट्स ऑफ अरेस्ट फॉर आयरन करस्पॉन्ड टू। आयरन के लिए पॉइंट ऑफ अरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखो पॉइंट ऑफ अरेस्ट ये होता है ऐसा पॉइंट जहां पे आयरन का स्ट्रक्चर चेंज कर जाए। जैसे हम आयरन का बताए थे, स्ट्रक्चर जो होता है वो अल्फा आयरन, गामा आयरन और डेल्टा आयरन, जो एलोट्रोप्स हम पढ़ा देते हैं आयरन का। तो ये आयरन का एलोट्रोप्स ही पूछ रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ अरेस्ट किसे बोलते हैं, जहां पे आयरन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो अल्फा आयरन से गामा आयरन पे, जिस पॉइंट पे अल्फा आयरन से गामा आयरन में कन्वर्ट होगा उसे हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ अरेस्ट। गामा आयरन से डेल्टा आयरन में जहां पे कन्वर्ट होगा वो उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ अरेस्ट। तो ये एक एलोट्रोप से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, स्टेजेस एट विच एलोट्रोपिक फॉर्म चेंजेस। देखो एलोट्रोपिक फॉर्म जो है जिस स्टेज पे चेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ अरेस्ट। ठीक है, तो ये एलोट्रोप्स ऑफ आयरन हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अल्फा आयरन, गामा आयरन, डेल्टा आयरन। तो जिस पॉइंट पे एलोट्रोप चेंज हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ अरेस्ट। 14 का हो जाएगा ए। Next, a material is known as allotropic or polymorphic if it इसके पास किसी मटेरियल को हम एलोट्रोपिक मटेरियल कब बोलेंगे। ठीक है, एलोट्रोपिक मटेरियल होगा इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट इन सेवरल क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखो आयरन का एलोट्रोप होता है ना तीन, अल्फा आयरन, गामा आयरन, डेल्टा आयरन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब हो गया कि ये जो है वो अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारा बीसीसी स्ट्रक्चर होता है और किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, अलग टेम्परेचर पे होता है। गामा आयरन का स्ट्रक्चर दूसरा हो जाता है, तो स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर से स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो हमारा एमॉर्फिक मटेरियल किसे बोलते हैं, जिसका अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा अलग अलग टेम्परेचर पे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रोप। तो 16 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टील इज सॉफ्टेस्ट एंड लीस्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसका देखो ऑप्शन क्या क्या है, ऑस्टेनाइट, पारलाइट, फेराइट, सीमेंटाइट, बेनाइट। ठीक है, तो सॉफ्टेस्ट कौन सा होगा, जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होगा। तो सारे ऑप्शन में कौन सा हमारा जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे कम है, फेराइट है। ये क्वेश्चन पहले भी हम करवाए थे, तो यहाँ पे आंसर फेराइट हो जाएगा इसका, 18 का सी। देखो अगर जो भी हम टॉपिक पढ़ाए हैं उसको अच्छे से रिवाइज किए होगे, देखे होगे, समझे होगे, तो ये सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 20 नंबर, द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल्स आर यूजुअली द मोस्ट डक्टाइल। तो ऐसा क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमारे पास हम जब सीक्वेंस लिखाए थे कि डक्टिलिटी का सीक्वेंस लिखाए थे, तो उसमें हम क्या लिखवाए थे, सबसे पहले गोल्ड लिखवाए थे, फिर सिल्वर था, उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, ऐसा सीक्वेंस था। ठीक है, तो देखो ये चारों जो है, ये चारों का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर एफसीसी स्ट्रक्चर किस किस मटेरियल का होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर किस किस मटेरियल का होता है, वो अगर पता होगा तो ये चारों हमारा एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एफसीसी स्ट्रक्चर का जो मटेरियल होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। ठीक है, यहां से भी क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। तो इसका हो जाएगा 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्रे आयरन कास्टिंग यूजुअली वेरीज बिटवीन। ग्रे आयरन में हमारा कितना परसेंटेज होता है, ग्रे कास्ट आयरन में। तो ग्रे कास्ट आयरन का हम परसेंटेज लिखवाए थे
2.5 to 4%, अप्रोक्स 3 to 4 था। तो ये देखो किस रेंज में आ रहा है हमारा, सी वाला रेंज में, ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो स्टील है, वो तो कास्ट आयरन होगा नहीं। और उसके बाद डी ऑप्शन तो बहुत ज्यादा परसेंटेज हो गया, इतना परसेंटेज तो कास्ट आयरन का हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, तो ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे सी, ठीक है, 2.5 to 4%। यहाँ पे 2.5 to 4.5 दिया हुआ है, वही होगा, तो 33 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन इज इट्स, एक कास्ट आयरन का यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? तो हम प्रॉपर्टी जब कास्ट आयरन का बता रहे थे तो उसमें देखो कौन सा मैच कर रहा है। मेलेबिलिटी, तो कास्ट आयरन तो ब्रिटल मटेरियल होता है। डक्टिलिटी, ये भी नहीं होगा, ये भी ब्रिटल है, इस वजह से डक्टाइल नहीं होगा। सरफेस फिनिश, कास्ट आयरन का सरफेस फिनिश जैसा हम कुछ बताए नहीं, इसका सरफेस फिनिश ऐसे भी अच्छा नहीं होता है। हार्डनेस, और यहाँ पे डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो हम जब देखो पढ़ा रहे थे कास्ट आयरन में तो बताए थे इसका डैम्पिंग, वाइब्रेशन को डैम्प करने का प्रॉपर्टी इसका बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, 35 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन ग्रे कास्ट आयरन द कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है ग्रे कास्ट आयरन में? तो क्या हो जाएगा, फ्लैक्स फॉर्म में, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रेफाइट फ्लैक्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। 37 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, कास्ट आयरन हैज, कास्ट आयरन का कौन सा प्रॉपर्टी होता है ये पूछ रहा है। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो कास्ट आयरन का हम बताए हैं कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका कम होता है, तो ये नहीं होगा। सेकंड है हमारा, इट्स इलास्टिक लिमिट क्लोज टू अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखो कास्ट आयरन का कैसा होगा, ब्रिटल मटेरियल है तो ब्रिटल मटेरियल का कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे इसका इलास्टिक लिमिट यहाँ पे है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ यहाँ पे है, तो देखो लगभग ये काफी क्लोज होता है, ये हम पॉइंट लिखवाए ऑलरेडी जब कास्ट आयरन का प्रॉपर्टीज हम लिखवा रहे थे, तो ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी भी देख लो, हाई डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी तो अच्छा होगा नहीं इसका, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा नहीं होगा, फिर एक ही ऑप्शन बच जाता है यहाँ पे बी ऑप्शन, 46 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ, व्हाइट कास्ट आयरन कंटेन्स कार्बन इन द फॉर्म ऑफ, व्हाइट कास्ट आयरन में हमारा कार्बन किस फॉर्म में होता है? तो वहां पे होता है सीमेंटाइट फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म जिसे बोलते हैं या फिर सीमेंटाइट फॉर्म बोलते हैं, तो 47 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एलियनिंग ऑफ व्हाइट कास्ट आयरन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो जब हम लोग व्हाइट कास्ट आयरन का एनियलिंग करते हैं, एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट, तो उससे कौन सा प्रोडक्ट तैयार होता है हमारा, मेलेबल कास्ट आयरन, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, 53 का ए, मेलेबल कास्ट आयरन। नेक्स्ट है, कोरोजन रेसिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ, अगर हमें स्टील का कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ाना होगा तो उसके लिए क्या बनता है, जब स्टील स्टेनलेस स्टील बनता है, और स्टेनलेस स्टील में क्या क्या कंपोजिशन होता है, क्रोमियम और निकल का, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, 58। नेक्स्ट दिया हुआ 62 नंबर, रेलवे रेल्स आर नॉर्मली मेड ऑफ, रेलवे रेल्स जो होता है, रेलवे का जो पटरी होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है? ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ये हमारा हो जाएगा हाई कार्बन, हाई कार्बन, ठीक है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील होता है, तो ये हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। 52 का सी, एप्लीकेशन में ऑलरेडी हम ये लिखवाए हैं। नेक्स्ट दिया हुआ 65 नंबर, मशीनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील आर इम्प्रूव्ड बाय एडिंग, ठीक है, अगर हमें मशीनिंग प्रॉपर्टी बढ़ाना है स्टील का तो उसमें क्या क्या ऐड कर रहे थे, तो कल ही के परसों की क्लास में हम बता रहे थे इफेक्ट ऑफ एलोइंग एलिमेंट्स इन स्टील, अलग अलग एलिमेंट का क्या इफेक्ट होता है, तो उसमें हम बताए थे मशीनिंग प्रॉपर्टी अगर बढ़ाना हो तो सल्फर, लेड और फास्फोरस ऐड करते हैं। 65 का
ए। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। अब देखो जब हम परसों का क्लास में पढ़ा देते ब्रास के बारे में, कॉपर एलॉयज के बारे में, तो उसमें हम जर्मन सिल्वर का केवल कंपोजिशन बता दिए थे, उसमें हम उसका डिटेल नहीं बताते, लेकिन कंपोजिशन क्या होता है वो हम ऑलरेडी समझा दिए थे। तो उसमें जर्मन सिल्वर में क्या क्या था, वो कॉपर का एलॉय है, कॉपर और जिंक होगा ही, साथ में उसमें निकल होता है। ठीक है, ये हमारा जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 69 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कोल्ड चिजल इज मेड ऑफ। तो देखो जब हम टूल स्टील के बारे में पढ़ा रहे थे उस टाइम हम दिखाए थे कि कोल्ड चिजल सब जो है, जो भी कटिंग टूल्स होता है, कोल्ड चिजल क्या होता है, ये हमारा चिजल होता है जो लकड़ी को छीलने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे एक तरह का कटिंग टूल हो गया, टूल मटेरियल हो गया। तो टूल मटेरियल हम लोग जनरली किसका बनाते हैं, हाई स्पीड स्टील का। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, 71 का सी। समझ में आ रहा है, किसी को कुछ दिक्कत हो रहा है तो बताओ, क्योंकि देखो ये सारा जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारा ऑलरेडी हम करवा चुके हैं नोट्स में, एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं होगा। जो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे मैच करता है, और ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन बुक का है। नेक्स्ट है एन इंजीनियर्स हैमर्स इज मेड ऑफ। इंजीनियर हैमर, तो हैमर है यहाँ पे, तो हाई कार्बन स्टील में देखो हम लोग जनरली इसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस बहुत अच्छा होता है, इसलिए कुछ जो हाई स्ट्रेंथ हार्डनेस में यूज किया जाने वाला मटेरियल हम लोग हाई कार्बन स्टील का बनाते हैं। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग हैमर जो हो जाएगा वो हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं हम लोग। 72 का डी। ये भी देखो हाई कार्बन स्टील का एप्लीकेशन में लिखा हुआ होगा, हैमर्स हम लोग तैयार करते हैं इसी से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 186 नंबर, ब्रास एलॉय ऑफ कॉपर, सॉरी 186 है, 86 नंबर है, ठीक है 86। ब्रास विच इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज एन एग्जांपल ऑफ, कैसा सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो हम हमेशा दो तरह का एग्जांपल दे देते, एक इंटरसियल सॉलिड सॉल्यूशन और एक सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो जब हम आयरन कार्बन का सिस्टम था ये दिखा देते, उस टाइम बता देते कि वो इंटरसियल होता है, उसी टाइम हम समझा देते कि ब्रास जो होता है वो सब्स्टिट्यूशनल होता है। वहां पे कॉपर क्या करता है, जिंक कॉपर को एलिमिनेट कर देता है, वहां से हटा देता है और वहां पे खुद जाके बैठ जाता है, तो सब्स्टिट्यूट कर देता है वहां पे, ठीक है, अलग कर देता है। इस वजह से ये क्या क्या कैसा टाइप का हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशनल एलॉय हो जाएगा। 86 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर, वेनेडियम इन हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील में जब हम लोग वेनेडियम ऐड करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये भी देखो हम हाई स्पीड स्टील जब एलॉइंग एलिमेंट का इफेक्ट पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम देखो वहां पे लिखा हुआ वेनेडियम ऐड करने से क्या होता है। तो ये क्या करता है, वियर रेसिस्टेंस को बढ़ा देता है। और वियर रेसिस्टेंस को कैसे बढ़ाता है, वहां पे वो कार्बाइड फॉर्मेशन करता है। देखो कार्बाइड जब भी आएगा वो हार्डनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, हार्डनेस बढ़ेगा तो वियर रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इफेक्ट में लिखवाया गया ऑलरेडी। 92 का सी। उसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि हाई स्पीड स्टील में अगर हम टंगस्टन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन ऐड करेंगे तो हॉट हार्डनेस को बढ़ा देता है, ठीक है, वेनेडियम वियर रेसिस्टेंस को बढ़ा देता है। उसी तरह और बाकी जो भी एलिमेंट है उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, ऐसे एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, मैंगनीज इन स्टील इंक्रीजेस इट्स। तो देखो जब हम इफेक्ट ऑन अलॉइंग एलिमेंट पढ़ा देते हैं तो वहां पे स्पेशली हम लिखवाए हैं कि मैग्नीज क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और अगर वो 12% हो जाए तो वैसे स्टील को हम लोग बोलते हैं हार्डफील्ड स्टील, जिसका यूज बुलडोजर का ब्लेड बनाने में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मैंगनीज का काम क्या है स्टील में, स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ये सब सारा क्वेश्चन कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जैसे देखो 104 नंबर क्वेश्चन, टंगस्टन इन हाई स्पीड स्टील प्रोवाइड्स। टंगस्टन अगर हम हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन क्या होता है 1841। ये टंगस्टन होता है, ये क्रोमियम होता है, ये वेनेडियम होता है।
ठीक है। तो वेनाडियम ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारा वियर रेसिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है। टंगस्टन ऐड करते हैं तो क्या करता है, हॉट हार्डनेस को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, हॉट हार्डनेस। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन, हाई कार्बन स्टील कैरीज कार्बन परसेंटेज ऑफ। हाई कार्बन स्टील में कितना परसेंटेज होता है कार्बन का, तो हम लिखवाए हैं 0.6 to 1.4%। देखो इस एग्जैक्टली ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कैसा ऑप्शन हमें लेना है। तो इस रेंज में देखो मैक्सिमम जो इस रेंज को कवर कर रहा हो, ठीक है, वहां पे देखो। तो ऑप्शन सी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो काफी कम रेंज को कवर कर रहा है, 0.6 to 0.8 ओनली। बट यहाँ पे 0.6 to 1.4 है। तो एक तरह से देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो सारा चीज हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, नोट्स में हर एक चीज मिलेगा, ठीक है। तो ये नोट्स तुम लोग को सिर्फ यहाँ सेमेस्टर के लिए काम नहीं आएगा, जो हम करवा रहे हैं वो केवल सेमेस्टर के लिए काम नहीं आएगा। जब तुम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे तो अगर ये नोट्स नहीं रहेगा तो फिर तुमको वापस मेहनत यही करना पड़ेगा। लेकिन अभी से अगर ये नोट्स अच्छे से रखोगे तो उससे क्या होगा कि उस टाइम जब प्रिपरेशन करोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, उस टाइम बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये केवल सेमेस्टर पास करने के लिए नहीं है, सेमेस्टर तो निकलेगा ही, सेमेस्टर में क्वेश्चन आएगा ही, सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चन तो इसी से आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो बाद में तुम लोग को यही चीज फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी से ही अच्छे से करके चलो तो वो बेटर है, क्योंकि अभी कंसेप्ट मिल रहा है। अभी अगर कंसेप्ट मिल रहा है तो अभी समझ जाओगे क्वेश्चन, लेकिन बाद में फिर सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। अगर तुम 5-6 सेमेस्टर पढ़ के निकल जाओगे तो उस टाइम ये पेपर अभी पढ़ो, इसके बाद इसकी ये पेपर आने वाला नहीं है। फिर तुम जब 6 सेमेस्टर बाद जब ये पेपर खोलोगे तो कुछ समझ भी नहीं आएगा कि क्या पढ़े हम लोग। तो जब नोट्स तुम्हारा अच्छा से रहेगा, अभी से कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा, तो उससे क्या होगा, जितना भी कंसेप्ट क्लियर है, जब दोबारा तुम 2 साल बाद इसको पढ़ोगे तो उस टाइम देखना बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन, ग्रे कास्ट आयरन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन को पढ़ो अच्छे से, देखना इसका ऑप्शन मिल जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ये कंपोजिशन देखो, एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं मिलेगा जो हम लोग डाटा में लिखते हैं, ठीक है, लेकिन देखो ऑप्शन को पढ़ोगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यही ऑप्शन होगा। कंटेन 1.7 to 3.5% कार्बन इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट किस में होता है, हमारा कास्ट ग्रे कास्ट आयरन में ही होता है। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ मोल्टेन कास्ट आयरन। तो मोल्टेन कास्ट आयरन का जब स्लो कूलिंग करते हैं तब हमें ग्रे कास्ट आयरन मिलता है। देखो ये हम ऑलरेडी ग्रे कास्ट आयरन का प्रोडक्शन में बताया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाय। ये सेम क्वेश्चन है, इससे पहले भी किए थे। अगर स्टील का मशीनेबिलिटी बढ़ाना है तो उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, फास्फोरस, लेड और सल्फर। 122 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिजल्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ फ्री ग्रेफाइट इन कास्ट आयरन। तो देखो जब कास्ट आयरन में हम इफेक्ट ऑफ एलोइंग एलिमेंट पढ़ा देते हैं तो वहां पे देखो लिखवाए थे सिलिकॉन का, अगर कास्ट आयरन में सिलिकॉन ऐड करते हैं तो उसका काम क्या होता है, वो फ्री ग्रेफाइट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और सेकेंड फ्लूइडिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो फ्री ग्रेफाइट के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, सिलिकॉन ऐड करता है कास्ट आयरन में। तो 124 का सी हो जाएगा। कास्ट आयरन में जब हम लोग सिलिकॉन ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, ग्रेफाइट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। वही स्टील में जब सिलिकॉन को ऐड करते हैं तो वो डीऑक्सीडाइजर का काम करता है, हाई टेम्परेचर पे वो ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा स्टील को। नेक्स्ट है व्हाइट कास्ट आयरन क्या होता है, तो ऑप्शन पढ़ो क्लियर हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो हमारा ग्रे कास्ट आयरन का था। सेकंड ऑप्शन देखो यहाँ पे इज ऑल्सो नॉन एज चिल्ड कास्ट आयरन। देखो व्हाइट कास्ट आयरन को चिल्ड कास्ट आयरन बोलते हैं, क्यों, नाम से देखो समझ में आ रहा है, क्योंकि व्हाइट कास्ट आयरन कैसे बनता है, रैपिडली कूल करके। रैपिडली अगर किसी चीज को हम बहुत तेजी से कूल करेंगे तो क्या होगा, वो चिलिंग हो रहा है वहां पे, ठीक है, ठंडा हो रहा है बहुत तेजी से, चिलिंग, ठीक है, इसलिए उसका नाम चिल्ड कास्ट आयरन भी बोला जाता है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट मशीन अनमशीनेबल होगा। ये सब कुछ प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी हम लिखवा दी है व्हाइट कास्ट आयरन में, लेकिन मेन पॉइंट देखो यहीं से ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तुम अगर जानते हो कि ये रैपिडली कूल करने से हमें व्हाइट कास्ट आयरन मिलता है, और चूंकि नाम से ही पता चल रहा है चिलिंग हो रहा है, इसलिए उसका नाम हम लोग चिल्ड कास्ट आयरन भी बोलते हैं।
तो 125 का बी हो जाएगा। इसलिए रिवीजन करते रहोगे कंटिन्यू चैप्टर का, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक दो बार नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे। नेक्स्ट है डक्टाइल कास्ट आयरन किसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो डक्टाइल कास्ट आयरन किसे बोलते हैं? डक्टाइल कास्ट आयरन बनाने का क्या टेक्निक है? मैग्नीशियम या सीरियम ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। मैग्नीशियम या सीरियम जब ग्रे कास्ट आयरन में हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा डक्टाइल कास्ट आयरन बनता है। तो डी देखो ऑप्शन, प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल एडिशन ऑफ मैग्नीशियम और सीरियम इन द लैडल, ग्रेफाइट इज इन नॉडुलर और स्फेरोइडल फॉर्म एंड इज वेल डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द मटेरियल। ये हम ऑलरेडी पूरा समझा चुके हैं कि पूरा डिस्पर्स्ड होता है स्फेरॉइड्स या फिर नॉडुलर फॉर्म में, और उसी को हम लोग डक्टाइल कास्ट आयरन बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 139 का डी। 140 ब्रास कंटेंस, तो ब्रास का परसेंटेज क्या होता है? 70 एंड 30, ठीक है। 70% कॉपर, 30% जिंक। तो 140 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रासिस। तो देखो ब्रास में मेनली 70% कॉपर होता है, ठीक है। और कॉपर का कैसा स्ट्रक्चर होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहाँ पर भी इसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखो ये हम एग्जैक्टली कहीं लिखवाए नहीं है। हाँ, एफसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर का जब हम एग्जांपल करवा रहे थे तो वहां पे देखो लिखा हुआ होगा ब्रास, मेरा नोट्स में देख लेना, ब्रास में एफसीसी स्ट्रक्चर में ब्रास लिखा होगा, ठीक है। तो उसको याद करने का भी एक तरीका है कि हमें पता है कि ब्रास क्या होता है? कॉपर का एलॉय होता है। और कॉपर का कैसा कंपोजिशन, क्या स्ट्रक्चर होता है? एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। तो ब्रास का भी एफसीसी होगा। जैसे कि माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील का अगर तुम्हें याद रखना है, माइल्ड स्टील का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो माइल्ड स्टील में मैक्सिमम क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है। और आयरन रूम टेम्परेचर पे बात करेंगे हम लोग, तो रूम टेम्परेचर पे अल्फा आयरन होता है, ठीक है। तो अल्फा आयरन का कैसा स्ट्रक्चर होता है? बीसीसी स्ट्रक्चर। तो माइल्ड स्टील का भी बीसीसी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। माइल्ड स्टील का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रास का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसको याद करने का यही टेक्निक है, ठीक है। माइल्ड स्टील में अल्फा आयरन होगा क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ही बात कर रहे हैं, वो तो बोलेगा कि हम 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयरन माइल्ड स्टील को हीट कर दिए, तब बताओ उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। वो पूछ रहा है माइल्ड स्टील, बोल रहा है मींस वो रूम टेम्परेचर पे पूछ रहा है। अभी अगर एक माइल्ड स्टील का पार्ट दे दिया जाए तो वो कैसा होगा? उसमें अल्फा आयरन का प्रेजेंस होगा, तो उसका स्ट्रक्चर बीसीसी होता है, इसलिए माइल्ड स्टील का भी बीसीसी होगा। तो ये सब याद करने का तरीका है, ठीक है। ऑप्शन को रिलेट किया जाता है इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर, कोरोजन रेसिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग। फिर से सेम क्वेश्चन ये ऑलरेडी कर चुके हैं। क्रोमियम और निकल ऐड करते हैं तो कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। 147 का ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसमें देखो बहुत सारा और क्वेश्चन है, बहुत सारा ऐसा वाला है जो इसमें दिया हुआ है लेकिन हम वो सिलेबस में पढ़ने का नहीं था, तो वो हम बाद में सेपरेटली एक लिस्ट तैयार करवा देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो एलॉयज है जिसका क्वेश्चन भी जनरली ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, उसका हम एक लिस्ट तैयार करके वो अपलोड कर देंगे। तो उसका नोट्स मतलब दे देंगे कि हर एक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एलॉयज है, उसका कंपोजिशन क्या होता है। यहाँ पे तो सिलेबस में बहुत ही कम एलॉयज पढ़ना था, ब्रास का 2-3 एलॉय था, ब्रॉन्ज का था और बाकी बाइट मेटल था। लेकिन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलॉयज होता है जो हमेशा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इससे कंपोजिशन का आता ही आता है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो वहां पे क्या है, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो वो हम बना के दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 156 नंबर, ब्रॉन्ज कंटेन्स। ब्रॉन्ज में क्या होता है? तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर और टिन का एलॉय होता है। कॉपर 90%, 10%। ऑप्शन देखो ई यहाँ पे दिया हुआ है। देखो जनरली क्वेश्चन जो जब भी आएगा वो 4 ही ऑप्शन का आएगा। इस बुक में क्या दिया हुआ? 5 ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे सारा जितना भी एग्जाम होता है उसमें, चाहे वो सेमेस्टर का एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 4 ही ऑप्शन देगा। नेक्स्ट देखो 157 नंबर, मुंज मेटल कंटेन्स। तो मुंज मेटल हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ब्रास का एलॉय होता है, ठीक है, सॉरी कॉपर का एलॉय होता है और ब्रास का एक टाइप होता है, ठीक है, मुंज मेटल। तो ये कॉपर और जिंक किस रेशियो में होता है वो पूछ रहा है। तो कॉपर हमारा 60% और 40% जिंक होता है। 157 का सी।
नेक्स्ट देखो 156 नंबर, एडमायरेटली गन मेटल। ये एक्चुअली गन मेटल के बारे में पूछ रहा है। गन मेटल में क्या क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो गन मेटल में क्या होता है, गन मेटल का कंपोजिशन 88% हमारा कॉपर होगा, 10% टिन होगा और 2% जिंक होगा, ठीक है। तो देखो कंपोजिशन बी नंबर हमारा मैच कर रहा है 156 सॉरी 166 का बी, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है, सारा जितना भी हम क्वेश्चन दिए वो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं उसके बारे में। वन 177 नंबर देखो, वाई एलॉय कंटेन्स। तो वाई एलॉय किसका एलॉय होता है, एल्यूमिनियम का एलॉय होता है। और उसमें कंपोजिशन क्या होता है 92.5% एल्यूमिनियम, कॉपर 4% होगा, मिसप्रिंट है 40 लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट होगा इसमें। ये सब ऑब्जेक्टिव बुक में बहुत ही सारा मिसप्रिंट मिलता है, ठीक है। 2% निकल और 1.5% मैग्नीज, तो 177 का बी होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारा है, तो हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कल फिर देखेंगे उसका। 184 देख लेते हैं, बेबिट मेटल इज अ। तो हम बेबिट मेटल के बेबिट मेटल जब पढ़ा रहे थे तो उसमें दो मटेरियल के बारे में पढ़ाए थे, व्हाइट मेटल, ठीक है। और ये व्हाइट मेटल क्या होता है, आइदर टिन बेस्ड होगा या फिर लेड बेस्ड होगा। और दूसरा हम पढ़ाए थे कॉपर लेड एलॉय, ठीक है। तो बेबिट मेटल में हम दो मटेरियल के बारे में पढ़ाए थे, ये दोनों के बारे में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बेबिट मेटल क्या है, लेड बेस एलॉय, टिन बेस एलॉय, कॉपर बेस एलॉय, ऑल ऑफ एबव एंड एएनसी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में टिन बेस एलॉय, लेड बेस एलॉय और कॉपर लेड एलॉय, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 184 का हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी से रिलेटेड है, द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ बेबिट मेटल इज। तो बेबिट मेटल का देखो हम कल ही बता देते कि बेबिट मेटल जब पूछेगा तो वो जनरली हमारा टिन बेस्ड बेबिट मेटल पूछेगा। तो देखो यहाँ पे हमारा कंपोजिशन जो है सी नंबर, 88% टिन होता है, 4% कॉपर, 8% एंटीमनी और स्लाइटली थोड़ा सा अल्यूमिनियम डाला जाता है, ठीक है। ये अल्यूमिनियम नहीं होगा क्योंकि हम तो अल्यूमिनियम का भी कल जो कंपोजिशन बताए थे वो तो उसमें अल्यूमिनियम तो था ही नहीं, बेबिट में तो अल्यूमिनियम आता ही नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे देखो करेक्ट है, ठीक है। एंटीमनी होगा और स्लाइटली बिस्मथ भी ऐड किया जाता है, बिस्मथ कैडमियम ये सब थोड़ा ऐड किया जाता है। तो 185 का ए हो जाएगा, ठीक है। 186 है ड्यूरालुमिन कंटेंट्स। ड्यूरालुमिन भी हमारा अल्यूमिनियम वाला है, उसमें 95% अल्यूमिनियम होता है, या 94 दिया हुआ है, ऑप्शन ए ही हमारा मैच कर रहा है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए 196 का ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चन कल देखेंगे। ठीक है, तो जितना भी हम क्वेश्चन इतना करवा रहे हैं ये सारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है। और ये सब सारा क्वेश्चन का आंसर तुम कर सकते हो अगर नोट्स अच्छे से पढ़े हो, यहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हो वो अच्छे से अगर समझ में आ रहा है, उसका रिवीजन कर रहे हो, तो फिर ये सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
चैप्टर का नाम है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। ठीक है, ये चैप्टर को समझने के लिए पहले बहुत सारा कुछ बेसिक टर्म्स को समझना होगा। कुछ बेसिक टर्म्स है जिसका आइडिया पहले समझना पड़ेगा वो क्या कहलाता है, तब इसमें हम लोग समझ पाएंगे। हीट ट्रीटमेंट जब करेंगे, हर एक इसका प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट का, तब वहां पे इजीली समझ में आएगा। तो इसमें बहुत सारा हम लोग टर्म देखेंगे। जैसे पहला है हमारा, देखो इसमें बहुत सारा टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा टर्म्स आएगा अगर उसके बारे में आइडिया नहीं है तो फिर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा। हम लोग देखेंगे इसमें पहला ग्रेन बाउंड्री क्या होता है, सेकंड देखेंगे हम लोग फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन क्या होता है। ठीक है, फाइन ग्रेन कैसे बनता है, कोर्स ग्रेन कैसे बनता है। ठीक है, ग्रेन बाउंड्री क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ग्रेन बाउंड्री का, ये समझेंगे। ये बहुत छोटा, बस केवल कंसेप्ट समझना है, डिटेल स्टडी नहीं है ये सब का। फिर एक हम लोग टर्म देखेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, क्योंकि ये टर्म ये सारा जो हम टर्म यहाँ लिख रहे हैं, ये सारा जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे उस टाइम इंट्रोड्यूस होगा। तो उस टाइम फिर समझ में नहीं आएगा कि ग्रेन बाउंड्री बोल रहे क्या होता है, फाइन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब क्या है, कोर्स ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की हम बात करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो वो क्या होता है, वहां पे नहीं समझ में आएगा। फिर तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हम लोग देखेंगे तो बेसिकली। और उसके बाद थर्ड एक टॉपिक हम लोग देखेंगे टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल टी डायग्राम। ठीक है, टी डायग्राम। ठीक है, या फिर इसका और दो तीन नाम है वो हम लोग देखेंगे जब इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जब हम लोग इस टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे तब हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्टेनसाइट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग मार्टेनसाइट का कंसेप्ट ले लेंगे उसके बाद क्या चीज साफ नहीं दिखाई दे रहा है बोर्ड। ठीक है सर। ये लाइनिंग बस आता है, बाकी क्वालिटी सही है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे मार्टेनसाइट क्या होता है। ठीक, इसके बारे में देखेंगे और फिर बहुत सारे स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। कूलिंग रेट यहाँ पे, ये जब पूरा कंप्लीट हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा उसके बाद हम लोग हीट ट्रीटमेंट में इंटर करेंगे। उस टाइम हीट ट्रीटमेंट को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है, पहले ये समझ में आ जाएगा। इसलिए ये टॉपिक अगर हम छोड़ देंगे, ये टॉपिक छोड़कर डायरेक्ट अगर हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में चलेगा, सिलेबस में ये चीज नहीं होगा कहीं पे। ठीक है, सिलेबस अगर देखोगे तो ये सब कुछ नहीं मिलने वाला वहां, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर ये हीट ट्रीटमेंट को अच्छे से कंसेप्ट को समझना है तो इसलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, क्या होता है, उसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग लेंगे ग्रेन बाउंड्री का। होता क्या है ग्रेन बाउंड्री। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, एक मेटल लिए, कोई भी लिक्विड मेटल या एलॉय लिए, ठीक है, उसको मेल्ट कर दिए पूरी तरह से। ठीक है, तो मेल्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस लिक्विड फॉर्म को हम लोग, एक मिनट वेट, इन्वर्टर आउट लेंगे काटेंगे, इन्वर्टर
ठीक है। तो हमारे पास एक लिक्विड मेटल है, ठीक है। अब हम लोग इसका कूलिंग करेंगे, ठीक है, कूलिंग करके इसका सॉलिड फॉर्म करेंगे, सॉलिड बनाएंगे, ठीक है। तो सॉलिड कैसे बनेगा, अगर एक लिक्विड मेटल है हमारे पास तो उससे सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। अगर ये सपोज लिक्विड हमारा आयरन है, ठीक है, तो इससे जो सॉलिड बनेगा वो किस फॉर्मेट में बनेगा, कैसे उसका फॉर्मेशन होगा, ये समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अगर एक हम किसी मटेरियल में लिक्विड को रखे हुए हैं तो ये क्या करेगा, देखो ये जो इसका वॉल है, जो भी कंटेनर होगा इसका वॉल जो होगा वो हमारा किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में, ठीक है। लेकिन ये अंदर में यहाँ पे जो मेटल रखा हुआ है पूरा, यहाँ पे जो बीच में मेटल है, बीच में मेटल तो केवल मेटल के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो सामने मेटल होगा ये यहाँ पे लिक्विड है तो यहाँ पे भी लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल पे है, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जो लिक्विड होगा, यहाँ इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 1200 है, ठीक है, लेकिन यहाँ एयर का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है, यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर होगा वो बहुत ही तेजी से होगा। कोई अगर बहुत ज्यादा गर्म चीज है उसके साथ हम बहुत ज्यादा ठंडा चीज को कांटेक्ट में लाएंगे तो वहां पे बहुत तेजी से कूलिंग होगा। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मेटल है और यहाँ पे जो मेटल है, इसका टेम्परेचर अगर 1200 कुछ है तो इसका मान लेते 1201 है, तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो कूलिंग स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, इस जगह पे, यानी यहाँ जो मेटल मेरा रहेगा लिक्विड मेटल, ये पहले सॉलिड बनेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे इधर वाला सॉलिड बनेगा। यानी वॉल पे जो सॉलिड है, सरफेस पे जो हमारा मेटल है वो पहले सॉलिड बनेगा और अंदर वाला मेरा धीरे धीरे सॉलिड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंट हो रहा है। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, मेरा जो इस साइड सॉलिड है ये हमारा सॉलिड बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये बहुत जगह, क्योंकि यहाँ वाला सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ वाला हुआ, यहाँ कहीं सारे जगह पे, बहुत सारी जगह पे धीरे धीरे सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे सॉलिड बनेगा और यहाँ पे लिक्विड रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो सॉलिड बन रहा है ये धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, क्योंकि ये ठंडा हुआ, ये आगे वाले ठंडा करेगा, आगे वाले ठंडा करेगा, इसी तरह ये वाला भी ठंडा करते जाएगा, ये वाला ठंडा करते जाएगा सामने वाले को, इसी तरह ये वाला होगा। तो इस तरह से सारा ठंडा होके क्या करेगा, एक टाइम आएगा जब ये सारा ठंडा होके एक जगह आके मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इधर से ठंडा हो रहा है, इधर से ठंडा हो रहा है, इस तरह सारे ऑल कॉर्नर से वो एक जगह आके मिलेगा और इस तरह से मेरा पूरा सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में देखो क्या हो रहा है, जब ये वाला मेरा यहाँ कुछ ऐसे आया, ठीक है, इधर से जो बढ़ रहा था, इधर से जो बढ़ रहा था ये हमारा कुछ ऐसे आ गया, ठीक है, इधर से कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इधर से जो आ रहा था वो इस तरह के यहाँ पे मिल गया, इधर से आ रहा था इस तरह के मिल गया, इधर से इस तरह के मिल गया। अब इसके अंदर है क्या, एटम्स है। ये मान लेते हैं ये कूलिंग हमारा इस तरह से हो रहा था, एटम्स का अरेंजमेंट ऐसे हो रहा था, ठीक है। तो ये वाला जब इस डायरेक्शन में कूलिंग हो रहा था तो एटम्स अपना अरेंजमेंट ले रहा था, ठीक है, अंदर तो एटम्स ही होगा ना, सब तो खेला एटम्स के लिए। तो ये इस जोन में एटम्स ऐसे रिप्लेस हुआ, इस जोन में जो एटम होगा वो कुछ अपना अरेंजमेंट लेगा, इसी तरह इसमें भी अरेंजमेंट होगा, ठीक है, किसी तरह का, इसी तरह इसमें अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो जहां पे आके सारा, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन फ्रंट, ठीक है। कहने का मतलब एक छोटा सा सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, न्यूक्लिएशन हुआ, वहां पे न्यूक्लिएट बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिएट बनना, ठीक है। ये न्यूक्लिएशन स्टार्ट हुआ हर एक जगह पे, और ये न्यूक्लिएशन क्या किया, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट हुआ, सब तरफ से बढ़ना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे और सॉलिड बनना तैयार हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन फ्रंट, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन फ्रंट सारा बन रहा है और ये सॉलिडिफिकेशन फ्रंट क्या हुआ, एक टाइम बाद सारा आके एक दूसरे से मिल गया, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये जो हमारा, ये जहां पे आके मिल रहा है, जैसे ये वाला आके यहाँ पे आया, ठीक है, और दूसरा यहाँ आके मिल गया, तीसरा यहाँ से मिला और चौथा ये वाला, ठीक है। तो ये जो लाइन दिख रहा है रेड बाउंड्री, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री,
ठीक है, क्यों? देखो ये वाला जो सॉलिडिफिकेशन फ्रंट था, इसमें एटम का प्लेसमेंट कैसा था? यहाँ पे अगर हम देखें एटम का प्लेसमेंट तो कुछ ऐसा था। ठीक है, देखो एटम्स ऐसे अरेंज हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे अरेंज हो रहा है, और इस ये जो सॉलिडिफिकेशन फ्रंट है हमारा, ठीक है, इसमें एटम्स कुछ ऐसा अरेंज हो रहा है। ठीक है, देखो इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे ये जो रेड पॉइंट है, रेड लाइन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ओरिएंटेशन, इसमें जो एटम ओरिएंट हो रहा था किस तरह से हो रहा था, इस तरह से, और इस सॉलिडिफिकेशन फ्रंट में एटम ऐसे ओरिएंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओरिएंटेशन का मिसमैच हो रहा है। ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब जो एटम का प्लेसमेंट है यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से चेंज प्लेसमेंट था, और यहाँ के जाने के बाद प्लेसमेंट ऐसे होने लगा। ठीक है, उसी तरह इसमें कुछ अलग प्लेसमेंट होगा, इसमें कुछ अलग प्लेसमेंट होगा। तो जिस पॉइंट पे जाके एटम अपना प्लेसमेंट को चेंज कर ले रहा है, अपना ओरिएंटेशन को चेंज कर ले रहा है, अपना जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर ले रहा है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। ये बाउंड्री है, नाम से पता चल रहा है बाउंड्री। यहाँ पे यहाँ यानी इसके अंदर कुछ और प्लेसमेंट है, इसके अंदर कुछ अलग प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में सॉलिडिफिकेशन इस तरह से होता है, और फाइनली ये कंप्लीट सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ अलग प्लेसमेंट होगा, इस तरह से सारा एटम्स जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, और एक मेरा सॉलिड मेटल तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, लिक्विड था, लिक्विड में तो कोई प्लेसमेंट है ही नहीं एटम का, लिक्विड स्टेट में। फिर धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, वो जो सॉलिडिफिकेशन हर एक जगह पे हुआ उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन फ्रंट। जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो केवल यहीं पे स्टार्ट होगा, कहीं पे भी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, सरफेस पे कहीं पे भी यहाँ पे भी हो सकता है, इस जगह पे, इधर भी हो सकता है, ये नीचे वाले पार्ट पे भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां भी स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन फ्रंट। ठीक है, अब वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा, इधर वाला भी बढ़ना स्टार्ट करेगा, एक टाइम आएगा सब आके आपस में एक जगह मिल जाएगा, और जिस पॉइंट के अलोंग वो मिलेगा, ये वहां पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में प्लेसमेंट एटम का चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन मिसमैच। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्शन को ही हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो ओरिएंटेशन वहां पे मिसमैच कर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, यहाँ प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है ग्रेन बाउंड्री। क्लियर है? ठीक है, सॉलिडिफिकेशन इस बेसिस पे स्टार्ट होता है, अगर डीपली अंदर से स्टडी किया जाता है इस तरह से स्टार्ट होता है, और इस तरह हर एक मटेरियल में एक ग्रेन बाउंड्री फॉर्मेशन होता है। अब देखो दो तरह का कंसेप्ट आता है, फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन। अगर हम कूलिंग बहुत तेजी से स्लोली कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम स्लोली कूलिंग कर रहे हैं तो स्लोली कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, ये अगर मेरा मेटल है इसमें लिक्विड भरा पड़ा है, लिक्विड स्टेट में है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, इस तरह सारे स्टार्ट हुआ, और ये आराम से धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि इसके पास काफी टाइम है, स्लो हम कूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये आराम से धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, एक बड़ा शेप लेगा। ठीक है, यानी कि एक सॉलिडिफिकेशन फ्रंट मेरा अच्छा खासा टाइम पे बड़ा हो पा रहा है, अगर हम स्लो कूलिंग करेंगे तो। और फास्ट कूलिंग करेंगे तो देखो क्या होगा, अगर हम फास्ट कूलिंग कर देंगे तो ये वाला बड़ा हुआ, यहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएगा, इसी तरह ये वाला यहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएगा, ये इतना में ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काफी ज्यादा ग्रेन बाउंड्रीज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरह से काफी ज्यादा ग्रेन बाउंड्री को फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखो कितना था, एक ये था, एक ये था, बस दो ही ग्रेन बाउंड्री है यहाँ पे, एक ये ग्रेन बाउंड्री है और एक ये ग्रेन बाउंड्री है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत तेजी कूल कर रहे हैं, तो बहुत तेजी से कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, तुरंत यहाँ वाला एटम तुरंत इतना में फ्रीज कर जाएगा, इतना कब, इतना में ही फ्रीज कर जाएगा, इतना में ही ये जम जाएगा, इतना में ही जम जाएगा, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा जगह पे ये जम जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारा ग्रेन बाउंड्री बन रहा है, यहाँ पे ग्रेन बाउंड्री बहुत ज्यादा बन रहा है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम ग्रेन बाउंड्री बन रहा है। तो नाम से देखो, हम लोग बोलते हैं फाइन, इसको बोलते हैं फाइन, और इसको बोलते हैं कोर्स। फाइन मतलब नाम से पता चला बहुत ही पतला,
महीन। अगर देखा जाए, अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा पीस देंगे, जैसे कोई भी अगर सॉलिड चीज है उसको बहुत ज्यादा पीस के उसको फाइन बना देंगे, बहुत ही पतला बना देंगे, बहुत ही छोटा छोटा बना देंगे, तो वो यही है यहाँ पे, बहुत ही छोटा छोटा फॉर्म में आएगा ये, ठीक है। और कोर्स मीन्स बहुत बड़ा, ठीक है, बड़ा बड़ा। जैसे अगर मेरा स्टोन हो गया, एक स्टोन है वो बड़ा साइज में है, तो वो कोर्स उसको बोलते हैं। अगर वही स्टोन को हम मतलब पीस के पाउडर बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। तो ये उसी टर्म को यहाँ पे यूज किया गया। कोर्स ग्रेन मीन्स हमारा जो ग्रेन होगा उसमें बहुत बड़ा बड़ा होगा। ये एक ग्रेन ये हो गया, देखो ये एक ग्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे ग्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीसरे ग्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसमें देखो तो यहाँ पे टोटल कितना ग्रेन है, केवल 3 ग्रेन है। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें कितना ग्रेन है, 1 2 3 4 5, इस तरह से बहुत सारा ग्रेन है इसमें, ठीक है। तो बहुत सा ग्रेन है मीन्स वहां पे बहुत छोटा छोटा फाइन है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ 3 ही ग्रेन है, तो ये क्या हो गया, ये कोर्स हो गया, बड़ा साइज हो गया, कोर्स हो गया, ठीक है। तो सारा प्रॉपर्टी यहीं से आता है, ठीक। कोर्स होगा तो क्या प्रॉपर्टी होगा, फाइन होगा तो क्या प्रॉपर्टी। सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझें कि ग्रेन बाउंड्री क्या होता है। ग्रेन बाउंड्री होता है अगर कोई हमारा लिक्विड मेटल सॉलिडिफाई कर रहा है, उसको हम कूल कर रहे हैं, तो क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन फ्रंट बनता है। बहुत जगह पे, नंबर ऑफ प्लेसेस पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। एक जगह पे स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, ये नंबर ऑफ प्लेसेस, एक से ज्यादा प्लेसेस पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन फ्रंट। और वो सॉलिडिफिकेशन फ्रंट क्या होता है, एक दूसरे से जाके मिल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज कर गया। हमारा सॉलिडिफिकेशन फ्रंट एक दूसरे में जाके मिल गया, फ्यूज कर गया। देखो ऐसे ये वाला बढ़ रहा था, यहाँ पे आके गया, इधर से जो आ रहा था वो यहाँ के मिल गया, इधर से जो आ रहा था वो यहाँ के मिल गया, तो क्या हुआ, सारा सॉलिडिफिकेशन फ्रंट एक दूसरे में मिल गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं हमारा सॉलिडिफिकेशन फ्रंट फ्यूज कर गया। और जब सॉलिडिफिकेशन फ्रंट फ्यूज कर गया तो तब हम लोग देखते हैं कि जो ओरिएंटेशन था एटम का वो मिसमैच कर रहा है एक जगह पे। उसी जो बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। और ग्रेन बाउंड्री डिपेंडिंग अपॉन द कूलिंग, हम लोग स्लो कर रहे हैं या फिर फास्ट कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमारा ग्रेन बाउंड्री बड़ा हो सकता है जिसको हम लोग क्लोज कोर्स बोलते हैं, या फिर बहुत ही छोटा हो सकता है जिसको हम लोग फाइन बोलते हैं। तो जब फाइन होगा तो बहुत सारा ग्रेन बाउंड्री होगा और इसके अंदर एटम का प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अगर छोटा होगा तो इसके अंदर भी एटम्स का प्लेसमेंट होगा, बट इसमें के अंदर बहुत ज्यादा ओरिएंटेशन मिसमैच होगा। देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज होगा, यहाँ पे हर एक जगह पे ओरिएंटेशन चेंज होगा यहाँ पे। तो ये हो गया, यहाँ पे ग्रेन बाउंड्री बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेन बाउंड्री कम होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे तो सबसे पहले ग्रेन बाउंड्री कैसे होता है, देखो कहीं कोई भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो वहां पे कूलिंग तो करेंगे ही। कूलिंग जब हमारा करेंगे तो हमारा ग्रेन बनेगा, ग्रेन बाउंड्री बनेगा। और ग्रेन बाउंड्री बनेगा तो कैसा ग्रेन्स आएगा वो हमें पता चल जाएगा। अगर हम स्लो कूलिंग करेंगे तो कोर्स ग्रेन बढ़ेगा, और फाइन ग्रेन कब बनेगा, जब हम तेज कूलिंग करेंगे। तो अब जब हम लोग तेज कूलिंग करते हैं तो हमारा जब हम लोग तेज कूलिंग करेंगे तो मटेरियल का स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस अच्छा होगा, ठीक है। ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। अगर एग्जैक्टली यहाँ से समझना पाना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए हम लोग एक डीप कंसेप्ट जाना पड़ेगा, वो जरूरी नहीं है यहाँ पे। इसको बस समझो, कोई चीज बहुत ही ज्यादा उसमें मिला हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जकड़ा हुआ है, तो जकड़ा हुआ चीज को तोड़ पाना आसान है या फिर जो सिंपल चीज है उसको तोड़ पाना आसान है। अगर वो बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ है उसके अंदर तो उसको तोड़ पाना हमको मुश्किल पड़ेगा, मीन्स उसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस अच्छा होगा। लेकिन अगर वही वो सिंपल फॉर्म में है तो सिंपल फॉर्म में हम लोग उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, इसलिए इसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस कम होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा, ठीक है। और लेकिन इसका डक्टिलिटी अच्छा होगा। अगर हम इजिली उसको ड्रॉ कर पा रहे हैं वायर में तो कोर्स ग्रेन होगा, लेकिन इसको ड्रॉ कर पाना मुश्किल है क्योंकि इसका स्ट्रेंथ अच्छा है, तो इसका डक्टिलिटी और टफनेस हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एंड टफनेस, ये दोनों इसका अच्छा होगा, ठीक है। ये इसका कम होगा और यहाँ पे इसका डक्टिलिटी एंड टफनेस ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट था। अब बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछो।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो। सर जो मेरा फाइन मटेरियल होगा उसको मैं मतलब फास्ट कूलिंग करूंगा ना, और जिसका स्ट्रेंथ हाँ और हार्डनेस होगा। हाँ ठीक है, अगर यस। हम लोग तेजी से कूलिंग करेंगे तभी ना छोटा छोटा जगह पे वो न्यूक्लिएट कर जाएगा। देखो हम उसको टाइम ही नहीं दे रहे, फास्ट कूलिंग करने का मतलब हम उस एटम को टाइम ही नहीं दे रहे कि वो अपना स्पेस फैला सके। ठीक है, वो थोड़ा सा फैलना चाहा, हल्का सा यहाँ से, देखो ऐसे ही बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, तो ये यहाँ से यहाँ तक कब पहुंचेगा जब हम इसको सफिशियंट टाइम देंगे। लेकिन फास्ट कूलिंग कर दें मतलब सीधे वाटर में डुबा दो, तुरंत ठंडा हो जाएगा। जैसे ही वो ठंडा होगा, ये यहाँ से यहाँ गया, फ्रीज कर गया, यहाँ से यहाँ, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाया। लेकिन जब स्लो कूलिंग हम आराम से कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आराम से धीरे 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 फैलते जाएगा पूरा। ठीक है, उसी तरह इधर से जो आ रहा है वो भी फैलते जाएगा, इधर से भी आने वाला फैलते जाएगा। लेकिन जब हम तेज कूलिंग कर देंगे, जैसे तेज कूलिंग करेंगे मतलब कि कोई गर्म चीज को सीधे वाटर में डाल दो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, बहुत तेजी से ठंडा हो जाएगा वो। तो वो क्या हुआ, वो बढ़ना तो चाहेगा लेकिन हम उसे बढ़ने ही नहीं दे रहे क्योंकि हम बहुत तेजी से कूलिंग कर दिए। तो वो थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ पर रुक गया, फ्रीज कर गया, ऐसे ही यहाँ पे फ्रीज कर गया, ऐसे ही ऐसे फ्रीज कर गया। तो इस तरह से बहुत सारा ग्रेन्स बन जाएगा। तो यहाँ पे फाइन बनेगा ग्रेन। फाइन करने का मतलब बहुत ज्यादा ग्रेन बन जाना, उसको हम लोग बोलते हैं फाइन। और कम ग्रेन बनना मीन्स कोर्स। जैसे एक बड़ा पत्थर है, बड़ा पत्थर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा स्टोन है, वो हमारा बड़ा है मीन्स कोर्स है वो। और दूसरा फाइन है मीन्स उसी पत्थर को पाउडर बना दो तो वो क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा। ठीक है, एक अगर पत्थर इतना बड़ा है, इसको जब हम चूर देंगे तो कितना बन जाएगा, बहुत सारा पार्टिकल्स में बन जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं फाइन। ये हो गया कोर्स इसका, इसको हम लोग कोर्स साइज बोलेंगे, इसको फाइन साइज बोलेंगे। तो यहाँ पे भी वही होता है, यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे जैसे न्यूक्लिएशन स्टार्ट होगा तुरंत उसको रोक दे रहे। तो सारा जगह पे यहाँ शुरू हुआ, ये तो अगर इसको टाइम देंगे तो यहाँ तक फैल जाएगा ये, लेकिन हम तो टाइम ही नहीं दे रहे। हम तो बोल रहे हैं तुरंत पानी में डुबा दिए, एटम क्या हुआ, फैलना स्टार्ट किया लेकिन ये यहीं पे आके फ्रीज कर दिया। ठीक है, यस तो इसलिए फाइन यहाँ पे बन जाएगा, रैपिड कूलिंग करेंगे तो, और धीरे धीरे कूलिंग करेंगे तो कोर्स बनेगा। और फाइन, अब देखो इसको ये जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस का टर्म है, इसको समझाने के लिए बहुत फिर अलग कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। इसलिए सिंपल सोचो, अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा जकड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा इधर उधर करके बनाया हुआ है, तो उसको तोड़ने में आसान नहीं होगा। लेकिन कोई चीज सिंपल बना हुआ है तो उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। मीन्स उसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस अच्छा होगा, और यहाँ पे स्ट्रेंथ और हार्डनेस कम होगा। और जस्ट स्ट्रेंथ और हार्डनेस का उल्टा होता है डक्टिलिटी और टफनेस। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी तक हम लोग देखते आए, जैसे जैसे हम लोग कार्बन बढ़ाते हैं स्ट्रेंथ बढ़ता है, हार्डनेस बढ़ता है, लेकिन डक्टिलिटी कम हो जाता है, टफनेस कम हो जाता है। तो हमेशा स्ट्रेंथ और हार्डनेस का और डक्टिलिटी और टफनेस का रिलेशन उल्टा होता है। अगर हमें स्ट्रेंथ चाहिए तो डक्टिलिटी खोना पड़ेगा हमें, अगर हार्डनेस चाहिए तो टफनेस खोना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर हमें डक्टिलिटी चाहिए तो फिर स्ट्रेंथ को खोना पड़ेगा। कभी भी हमें दोनों नहीं मिल सकता। हम लोग चाहेंगे कि डक्टिलिटी भी बहुत अच्छा हो, स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा हो, तो दोनों अचीव नहीं होगा। तो हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं कि हमें क्या ज्यादा चाहिए, हमें स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट ज्यादा है या डक्टिलिटी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उस हिसाब से हम लोग हीट ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हमें स्ट्रेंथ चाहिए तो स्ट्रेंथ हम लोग हीट ट्रीटमेंट में देखेंगे कौन सा प्रोसेस हमें स्ट्रेंथ देगा, कौन सा प्रोसेस हार्डनेस देगा। अगर हमें डक्टिलिटी चाहिए या टफनेस चाहिए तो हम लोग देखेंगे कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हमें डक्टिलिटी देगा, हार्डनेस देगा। अब जो प्रोसेस डक्टिलिटी देगा, हार्डनेस देगा, वो स्ट्रेंथ नहीं देगा, हार्डनेस नहीं देगा। और जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस देगा वो डक्टिलिटी टफनेस नहीं देगा। तो हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे कि हमें कौन सा हीट ट्रीटमेंट करना है उस स्टील में। ठीक है, और अगर अब स्ट्रेंथ चाहिए, हार्डनेस चाहिए, तो हम लोग तेज कूलिंग करेंगे, और अगर हमें डक्टिलिटी चाहिए और टफनेस चाहिए तो हम लोग स्लो कूलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सारा इसी कंसेप्ट में घूमेगा। ठीक है, क्योंकि हमें सारा जो प्रॉपर्टी मिलेगा ये इसी ग्रेन से मिलेगा, और ग्रेन कहाँ से बनेगा, स्लो कूलिंग करने से या फिर फास्ट कूलिंग करने से। तो ये टोटल जो प्रोसेस है इसी पे बेस्ड है, हम लोग फास्ट कूलिंग करते हैं या फिर स्लो कूलिंग करते हैं। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग प्रोसेस करेंगे। क्लियर है? ये चीज तो हम लोग भी देखे, लिक्विड को ठंडा होने छोड़ देंगे वो सॉलिड बन जाएगा, लेकिन अंदर से क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, किस तरह से सॉलिड बन रहा है, यहाँ पे हम लोग वो देख रहे हैं, अंदर का माइक्रो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कि किस तरह से वो प्रोसेस करके कैसे वो एक सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो रहा है,
सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। कोई दिक्कत? नहीं सर, दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ये सब कंसेप्ट ना एक बार में समझ में आने वाला, रिवीजन करना पड़ेगा, दिमाग में घुमाते रहना पड़ेगा कि हाँ सर ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये इमेजिन करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे ये सब कंसेप्ट, और ये सब कंसेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गया ना कि स्लो कूलिंग मीन्स हमें क्या अचीव होगा, कौन सा ग्रेन मिलेगा, फास्ट कूलिंग करने से क्या अचीव होगा, कौन सा ग्रेन मिलेगा, ये जब एक बार में बैठ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व होगा। ठीक है, और कंपटीशन में यही मांगता है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी थ्योरी में नहीं पूछने वाला है आप ग्रेन बाउंड्री बताइए क्या होता है, कोर्स ग्रेन बताइए क्या होता है, फाइन ग्रेन हो क्या होता है, ये थ्योरी में नहीं आने वाला है। ठीक है, कि सेमेस्टर एग्जाम में पूछे, ये नहीं आने वाला है। लेकिन अगर तुम्हारा कंसेप्ट तभी क्लियर होगा, हीट ट्रीटमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछेगा, वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सब जरूरी है। क्योंकि हम कहीं भी आगे हीट ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे, बोलेंगे फाइन ग्रेन, हम फास्ट कूलिंग कर रहे हैं, फाइन ग्रेन बढ़ रहा है, फाइन ग्रेन बढ़ रहा है, इसलिए हमारा स्ट्रेंथ और हार्डनेस अच्छा होगा, डक्टिलिटी और टफनेस कम होगा। स्लो कूलिंग कर रहे हैं, फर्नेस कूलिंग कर रहे हैं, एयर कूलिंग कर रहे हैं, तो वहां पे कोर्स ग्रेन हमारा बनेगा, जब कोर्स ग्रेन बनेगा तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस कम होगा, डक्टिलिटी टफनेस ज्यादा होगा। तो ये सब फिर उस टाइम समझ में नहीं आएगा वो सब पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? अब तुम लोग क्या करो, जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजे हैं, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद हम कल आंसर बताएंगे, उसका कल डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, उसके बाद कल हम लोग फिर और थोड़ा डिटेल में देखेंगे आगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे हम लोग ट्रिपल टी डायग्राम क्या होता है। जब ये दो कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट में जो भी टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे तुरंत दिमाग में क्लियर होगा कि हाँ सर ये चीज बताए थे, इस वजह से ये चीज लिख रहे हैं। यस। ठीक है, आज का क्लास एंड करते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। चलो। रिवीजन तुम लोग करते रहना। ठीक है, रिवीजन